एक लड़का अपने शादी के लिए लगातार कई लोगों से कहता है कि भाई मेरी शादी करा दो। जब लगातार ये शादी के लिए कहता था तो एक दिन एक दुल्हन मिल जाती है। लेकिन जिस तरीके से दुल्हन मिलती है ये तय किया जाता है कि ये जो शादी होगी वो बड़े ही सादगी के साथ होगी। शादी हो जाती है और मंदिर में शादी हो जाती है। दोनों मिलते हैं और सुहागरात मनाते हैं। दरअसल दुल्हन जो होती है वो उत्तराखंड के उधम सिंह गांव की रहने वाली होती है और दूल्हा जो होता है वो उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का एक थाना क्षेत्र होता है और थाना क्षेत्र का जो गांव होता है दूगा धारी। दरअसल दोनों जो है सुहागरात मनाते हैं। उसके बाद दुल्हन जो अपने घर से कुछ खाने के लिए सामान लेकर आई हुई होती है, वो खाने का सामान न केवल दूल्हे को दिया जाता है बल्कि घर के जो बाकी सदस्य होते हैं उन सभी को भी दे दिया जाता है। अब दिन निकलता है। अब जो आसपास की जो महिलाएं होती हैं अगले दिन उस दुल्हन को देखने के लिए आई हुई होती हैं, तो उन महिलाओं ने देखा कि पूरे घर के जितने भी लोग हैं सब के सब बेहोशी की हालत में है, उनको होश नहीं है। और उन्हें होश में लाया जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन रात में जो सामान था सारा सामान समेट करके यहाँ से फरार हो चुकी है, भाग चुकी है। अब जो जो दूल्हा था वो परेशान हो जाता है। आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें थाने जाना चाहिए और थाने जाने के बाद इस मामले की एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। दूल्हा यानी कि बादल वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है कि 1 मार्च 2024 को उसकी शादी होती है। दुल्हन के साथ उसने सुहागरात मनाई और रात में दुल्हन सामान समेटकर यहाँ से भाग जाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और उस दुल्हन की तलाश करना शुरू कर देती है। कुछ वक्त बीत जाता है। 6 मई 2024 को आखिरकार दुल्हन और साथ ही उसके जो साथी थे 6 लोग वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जब लेकर आती है तो उसके बाद फिर सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। दरअसल जब किसी को जेल जब भेजा जाता है तो संबंधित धाराओं में तो उसका मेडिकल परीक्षण जरूर कराया जाता है, ये देखने के लिए कि वो कितना स्वस्थ है और कितना अस्वस्थ है। अब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके बाद दूल्हे को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि एक बार दुल्हन को देखो, क्या सचमुच तुमने इसी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाई थी? तो दूल्हा कहता है जी मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने इसी के साथ सुहागरात मनाई थी। पुलिस वाले मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद एक बार वो चाहते भी थे कि ना बताया जाए, लेकिन बताने वाली बात थी, छुपाने वाला उसमें कुछ था नहीं। दरअसल जो दुल्हन होती है वो एड्स से बीमारी से पीड़ित थी। अब ये बात जब दूल्हे को पता चली तो उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। पहले से उसकी शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई भी तो एक ऐसी महिला से जो एड्स से पीड़ित होती हैं। अब इसके बाद दुल्हन जाती है जेल और उसके जो साथी होते हैं बाकी जो 5 से 6 लोग जो भी थे वो सब के सब जब जेल चले जाते हैं तो मुजफ्फरनगर की जो जेलर साहब होते हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और दोनों उससे पूछा जा रहा था कि तुमने ऐसी कितनी शादियां की, शादी करने के बाद लूटने मतलब कितने दूल्हों को तुमने लूटा है? तो दुल्हन कहती है कि मैंने हाल फिलहाल में 5 दूल्हों को लूटा है। तो एक तरफ खबर छप जाती है कि इस दुल्हन ने जो है एड्स की बीमारी है और दूसरी तरफ ये जेल से खबर आती है कि उसने 5 और दूल्हों के साथ ऐसे ही सुहागरात मनाई है। यानी कि जो अपने अंदर की बीमारी है हो सकता है कि किसी दूल्हे को भी उसने परोस दी हो। अब पुलिस वाले को जैसे ही जानकारी पता चलती है पुलिस वालों की भी नींद खराब हो जाती है। पुलिस वालों ने उन दूल्हों को तलाश करना शुरू कर दिया जिससे उसने शादी की थी। जहाँ जहाँ तक भी ये खबर फैलती है उस लुटेरी दुल्हन की चर्चा होना शुरू हो जाती है और जो उसके साथी 6 लोग होते हैं उनको भी नहीं जानकारी थी कि उस दुल्हन को एड्स जैसी गंभीर बीमारी है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी बड़ी हैरानी भी होगी, परेशानी भी होगी और गुस्सा भी आएगा और शायद आपको हंसी भी आए।
क्योंकि जो इस कहानी में होता है वो वाकई ही बहुत भयानक होता है। इसके रिजल्ट जो आते हैं वो भी बड़े भयानक होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनी स्टोरी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है तैमूर। दरअसल बात कर रही हूँ 20 जनवरी साल 2020 की। पटना से चलकर भगुआ को जाने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस 20 जनवरी 2020 की रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास की ये बात है। रास्ते में एक कुदरा नाम का एक रेलवे स्टेशन लगता है। वहाँ से दो लड़के, एक का नाम दीपक होता है, दूसरे का नाम धीरेश वीरेंद्र प्रताप सिंह होता है। वीरेंद्र प्रताप सिंह और दीपक जैसे ही इस स्टेशन पर पहुँचते हैं, ट्रेन जैसे जैसे चलने वाली थी, इसी बीच में दीपक ने वीरेंद्र से कहा कि एक बोगी में मैंने ऐसा देखा है कि उसमें सिर्फ एक अकेली ही महिला बैठी हुई है। अब जैसे वो ये बात सुनता है दीपक, उसने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो इसने कहा यकीन की क्या बात है, अभी भागकर पकड़ लेते हैं और यकीन ना आए तो देख लेते हैं। उन्होंने ट्रेन के साथ रफ्तार पकड़ना शुरू किया। दौड़कर वो उसी बोगी में पहुंच जाते हैं जिस बोगी में एक अकेली महिला बैठी हुई होती है। अब देखते हैं क्या है कि जो आगे का जो बोगी हो या पीछे की बोगी हो, तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 मुसाफिर होंगे, उसमें कोई मुसाफिर था ही नहीं। कुल मिला के वो उस बोगी में बैठ जाते हैं और उस महिला को देखते हैं, और देखने के बाद वो महिला की तरफ देखते ही उनकी नीयत खराब हो जाती है। दीपक और वीरेंद्र ने प्लानिंग किया कि क्यों ना इसके साथ कुछ किया जाए। उस महिला को छेड़ना शुरू कर देते हैं और उस महिला ने जब विरोध किया तो उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर शोर मचाने की कोशिश करी तो तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक दिया जाएगा। वो महिला डर जाती है, सोच में पड़ जाती है कि आखिर करा जाए तो क्या करा जाए। उस बोगी के जितने भी दरवाजे थे उनको वो लोग बंद कर देते हैं, खिड़कियों को भी गिरा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ से जो अगला स्टेशन होता है वो भगुआ होता है, जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी के आसपास होता है। जैसे ट्रेन चल रही थी वैसे के वैसे वो दोनों बारी के बारी उस महिला के साथ बलात्कार कर रहे थे। विरोध करने की स्थिति में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने अगर विरोध किया तो वो मारपीट करते थे, उसे धमकी देते थे कि वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देंगे। इसीलिए वो महिला शांत हो जाती है और रोते हुए बिलखते हुए, कुल मिला के जैसा उसके साथ हो रहा था, एक बलात्कार करता था तो दूसरा उसका वीडियो बनाया करता था। इस तरीके का सिलसिला चल रहा था। और ये अगला जो स्टेशन आता है भगुआ के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी जाकर रुक जाती है। अक्सर ये अंतिम रेलवे स्टेशन होता है, इस गाड़ी का अंतिम स्टॉप होता है इस गाड़ी का। यहाँ से फिर अगले दिन के लिए गाड़ी चलने वाली थी। अब वो जीआरपी की जिम्मेदारी होती है कि जब ट्रेन आके रुकती है तो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो जाके प्रत्येक बोगी, प्रत्येक डिब्बे में जाकर देखें कि कोई ऐसा मुसाफिर तो नहीं, किसी की आँख तो नहीं लग गई है, कोई सो तो नहीं गया है। क्योंकि रात के लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। वो एक एक डिब्बों को इस तरीके से देखते जा रहे थे, जो कोई रुका हुआ था तो उसे यहाँ से कह रहे थे कि आप उतरिए गाड़ी से। ऐसे करते करते उनकी नज़र पड़ती है एक ऐसे बोगी पर जहाँ पर चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब जब एक महिला कांस्टेबल होती है, एक पुलिस कांस्टेबल होता है और साथ ही में एक दरोगा होता है विजय शंकर तिवारी, वो तीनों दौड़ते हुए जाते हैं और दौड़ने के बाद उसी बोगी की तरफ पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो दरवाजे बंद थे। अब तीनों पुलिस वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तुरंत ही झांक कर देखा जाता है और आवाज़ लगाई जाती है कि हम पुलिस वाले हैं, तुम जो को भी हो, जैसे भी हो, शांत हो जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने जब अपने तरीके से बातचीत करने की कोशिश की तो दीपक और वीरेंद्र जो होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। और वो महिला भी अब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है कि साहब जल्दी से मुझे बचाओ।
ये मेरे साथ घिनौना कृत्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो पुलिस वालों को चीरता हुआ एक लड़का वहाँ से मौका पाते ही भाग जाता है। लेकिन जो दूसरा लड़का था उसने, क्योंकि कपड़े पूरी तरीके से पहने नहीं थे, उसे संभलने का अवसर नहीं मिल पाया। और जब संभलने का अवसर नहीं मिल पाता है तो पुलिस वाले ने उसे दबोच लिया। साथ ही उस महिला को पानी पिलाया, उसे ढांढस बंधाया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महिला से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो और तुम कहाँ से आ रही हो और अकेले क्यों आ रही हो। पुलिस वाले के बहुत सारे सवाल थे। पुलिस वाले ने ये भी पूछा कि जो लड़के तुम्हारे साथ गंदा काम कर रहे थे, क्या तुम उनको जानती हो। तो उसने कहा कि नहीं साहब, मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती। ये कब आए, कैसे आए, वो अचानक ही चलती ट्रेन में चढ़ गए और उन्होंने मेरे साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य किया। तभी उस महिला से बातचीत की जा रही थी कि तुम आखिरकार कहाँ से आ रही थी। तो उस महिला ने जो बताया उसे सुनने के बाद पुलिस की भी होश वाक्ता हो जाती है, पुलिस भी थोड़ा परेशान हो जाती है। दरअसल परेशान होने वाली बात ही थी। दरअसल ये महिला बताती है कि ये गया गई हुई थी। गया एक जगह होती है, एक काफ़ी फेमस जगह होती है वो। उसमें एक एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर होता है, वहाँ से वो दवा लेने के लिए गई थी। उससे पूछा गया कि तुम किस चीज़ की दवा लेने गई थी। तो उसने बताया कि मुझे साहब एड्स की बीमारी है और मैं अपने एड्स का इलाज मेरा वहाँ से चल रहा है, मैं अक्सर वहाँ पर जाती हूँ। दरअसल ये जो ट्रेन है जिसका नाम है इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि पटना से भगुआ चलकर आती है, शाम को 5:45 के आसपास ये वहाँ से चलती है पटना से, और भगुआ में रात के लगभग 12 बजे के आसपास पहुँचती है या फिर उसके आगे पीछे ही पहुँचती है। इसका आने जाने का एक ही मात्र रास्ता है, इसीलिए वो जा रही थी और वहाँ से आ रही थी। अब जैसे ही पुलिस वाले ने बात सुनी तो पुलिस वालों को तो एक बार यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर से पूछा कि तुम किस चीज़ का इलाज कराने के लिए गई थी। तो उसने बताया कि साहब मुझे एड्स की बीमारी है। दरअसल उसको बीमारी उसके पति से मिली हुई थी। उसके पति की जब हालत ज़्यादा खराब हो जाती है, पति उसका ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो पति उसको छोड़कर चला जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे ऊपर अब बोझ बनकर नहीं रह सकता। पति जब उससे अलग होता है तो कुछ दिन के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। लेकिन वो महिला नहीं जानती थी कि जो कि भगुआ थाना क्षेत्र के किसी एक गांव की रहने वाली की वो महिला होती है कि जो बीमारी उसके पति को थी वही बीमारी पति से उसके पास भी आ गई है। अब जैसे उसके पति की मौत होती है उसके कुछ महीनों के बाद उस महिला की भी हालत बिगड़ने लगती है, और जब बिगड़ने लगती है तो वो परेशान होकर आखिरकार अपना गया में जाकर अपना इलाज करा रही थी। और इलाज के दौरान ही वो आना जाना लगा रहता था। उसे नहीं पता था कि 20 जनवरी 2020 की रात जो आएगी वो उसके लिए इतनी भयानक रात होगी। 2 लड़के उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देंगे। पुलिस वालों ने एक लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि दीपक सिंह। और उसी के माध्यम से जो दूसरा लड़का था वीरेंद्र प्रकाश सिंह, एक की उम्र 28 साल होती है, दूसरे की उम्र 26 साल के आसपास होती है। उनसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो बताते हैं कि कुदरा एक जगह है जो कि पहले से यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ती है। वहीं पर एक चेती मोहल्ला है, उस चेती मोहल्ले के रहने वाले हैं। उन्होंने पूछा कि तुमने इस महिला को ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं था। अचानक जब हमको ये दिखाई दी तो हमने सोचा क्यों ना इसके पास जाया जाए, इसके साथ कुछ गलत किया जाए। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इसे एड्स जैसी बीमारी है। जैसे ही बात उन लड़कों को पता चलती है तो वो लड़कों का बुरा हाल हो जाता है, मतलब परेशान हो जाते हैं। और उसके परिवार वालों को जब बात पता चलती है तो उसके परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इस बीच में उस महिला के साथ जो गलत और घृणा कृत्य किए थे, तो उस महिला ने अपनी बात करने की जब कोशिश कर रही थी, बात बताने की कोशिश कर रही थी, तो उन लड़कों ने उस महिला का मुंह बंद करके उसे चुप रहने की हिदायत दे दी कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन उस महिला ने अपनी जान बचाते हुए उसने सोचा कि जो कर रहे हैं करने दो, उस शांत हो जाती है। उन लोगों को वो प्रसाद मिल जाता है।
पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज की और आईपीसी धारा 376D, धारा 34, IT एक्ट 67A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जब उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया था उस वक्त उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। मैंने इस घटना के संबंध में और जानकारी और तथ्य जुटाने की कोशिश की। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, पुलिस ने जो उन्हें चार्जशीट लगाकर कोर्ट में भेजी होगी तो उसके बाद क्या सज़ा मिली होगी। जो स्टेशन अधीक्षक होते हैं भगवा, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, और मैंने जीआरपी थाना को इसको फ़ोन लगाया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इससे ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई। जो भी इसका भविष्य रहा होगा वो तो रहा ही होगा, लेकिन जिस तरीके से उन लड़कों ने एक विधवा महिला के साथ घिनौना गंदा कृत्य किया है उसके बाद तो उन्हें उससे बड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। हालांकि उन्हें कानून की सज़ा में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में देर लगती है पर आवाज़ नहीं होती। दो लड़कों ने जो उसके साथ किया था वो वाकई उस महिला ने विरोध जैसे भी करा सो करा, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ी तो शायद इस बात की आवाज़, इस बात की गूंज सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से हर जगह चारों तरफ फैल जाती है। कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के किताबी थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला लड़का बादल, जो कि लगातार शादियों के लिए कोशिश कर रहा था, आखिरकार दुल्हन मिलती भी है तो कैसी मिलती है, जिसको एड्स जैसी गंभीर बीमारी होती है, और वो दुल्हन जो कि शादी करती थी और लूट-पाट के भाग जाया करती थी। इस तरीके से उसने कुछ ही महीनों में 5 शादियां कर दी। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया, लेकिन बाकी दूल्हे कौन कौन हैं और किस किस के साथ उसने एक स्वागत मनाई है, किस किस को एक बीमारी का प्रसाद मिल गया है, अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। साथ ही इस महिला यानी कि जो विधवा महिला के साथ जो होता है वो बहुत भयानक होता है, और उसकी वजह से जो ये कहानी लोगों तक पहुंचती है तो एक सबक भी देती है कि किसी के साथ भी बुरा काम करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जब प्रसाद देता है तो किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले सच्चे घटना के साथ, तब तक के लिए